A very good morning to everyone. Today in Avyan IS Academy, we are here again and bringing you yet another new topic, which is Thomas Gray. A very, very important topic for your exam. Why? Because थॉमस ग्रेज पोइट्रीज आर इम्पॉर्टेंट. हम हमेशा पढ़ते हैं थॉमस ग्रे इम्पॉर्टेंट है, बट क्यों इम्पॉर्टेंट है? दे कैन कोट सम इम्पॉर्टेंट सम गुड लाइन्स फ्रॉम थॉमस ग्रे एंड हिज पोइट्रीज. So these are some small passages which we'll be reading of his very very important poetries, and उन passages में for sure एक दो questions आपके ज़रूर आएंगे ही आएंगे. So today what we'll be studying is very important. इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना. Do like, subscribe and share. So Thomas Gray 1716 to 1771. So that is his timeline, 1716 to 1771. See, these timelines are also very important क्योंकि हमें इस एज पता चलती है which age he was a romantic poet. ठीक है, रोमांटिक पोएट्स होते कौन हैं? जो हमें what do they teach us? That let's go and love nature. Let's go and love what nature is giving us. ठीक है, हम इतने वर्ल्डली प्लेजर्स में घुसे हुए हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम, अगेन इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं. तो वी शुड गो बैक टू द नेचर जहाँ से हमने शुरू किया था. तो रोमांटिक पोएट्स जो हैं दे आर अगेंस्ट द प्रीवियस एजेस ऑफ बिफोर टाइम्स. So he's Thomas Gray. He was a very famous poet of his time. He was a letter writer as well. He was a classic scholar भी था वो. And he was friend of Horace Walpole. Horace Walpole कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल का बेटा, son of Robert Walpole. अब भाई हम कहेंगे who is Robert Walpole? He was the prime minister of England. ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था. He was one of the first prime minister, chief minister, we can refer him anything. He was a very important person next to the king. So आप सोचो कि if you are living in a times where your best friend is the son of the prime minister, so how you know क्या टॉर होगी हमारी, हमारा क्या वो होगा. वी कैन राइट वट एवर वी वॉन्ट, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, हमारी तो पीछे बैक है. ठीक है, सो वैसे ही थॉमस ग्रे वॉज अ पर्सन लाइक दैट. ओके, सो एटॉन कॉलेज जो है इज द कॉलेज वेयर थॉमस ग्रे जो है ही डिड हिज स्टडीज. थॉमस ग्रे ने इसमें ही स्टडीड इन दिस कॉलेज. दिस इज द कॉलेज, मैं आपको दिखा दूं. दिस इज द कॉलेज, ये पूरा का पूरा कॉलेज है जहाँ पर ग्रे ने पढ़ाई करी थी. एंड द नेम ऑफ द कॉलेज इज एटॉन कॉलेज. ठीक है, एंड एटॉन कॉलेज जो है वो किंग हेनरी सिक्स ने फाइंड किया था. एंड इट वाज फॉर द स्कॉलर्स, फॉर ऑल द बॉयज़ हु वांट टू गेट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. तो उसके लिए एक प्रिपरेशनल कॉलेज था जो हेनरी ने स्टार्ट किया था कि जो इसमें पढ़ेगा उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे. और वो जैसे हम अब कोचिंग्स लेते हैं कि हम आपकी एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, सिमिलरली दे वर प्रिपेयरिंग दीज किड्स टू एंटर इनटू गुड यूनिवर्सिटी. Eton College. Ode on distant prospect of Eton College. मतलब it was talking about his college days. भाई कॉलेज के ऊपर पोइट्री लिख रहा है तो कॉलेज डेज, कॉलेज टाइम्स की बात करेगा, पुराने दिन, कॉलेज डेज, कॉलेज टाइम्स. ठीक है, जैसे हम कॉलेज या स्कूल सॉन्ग्स सुनते हैं वैसे ही इसने पोइट्री लिखी थी बिकॉज ही वॉज अ पोएट. And it praises the innocence and unadulterated life of children. कितने इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनका माइंड करप्ट नहीं है कि हमें ऐसे करना है, हम ऐसे किसी को ब्राइब दे सकते हैं या हम ऐसे कोई ये काम कर सकते हैं जिससे हमें ये फ़ायदा होगा. ऐसा कुछ भी बच्चों के माइंड में नहीं होता है. बच्चों का माइंड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट. ठीक है, कितना इनोसेंट होता है. दे डू नॉट नो वर्ल्ड में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हाउ रिलैक्स्ड दे आर, उन्हें फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होता है. तो ही इज प्रेजिंग ऑल दीज थिंग्स इन हिज पोइट्री. हिज पोइट्री रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड एज अ केयर फ्री डेज. हम अपने बचपन को याद करते हैं तो ऐसे ही याद करते हैं ना, दैट इट इज सो केयर फ्री. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ड्यूटीज नहीं थी, कोई काम नहीं था. सुबह जाते थे, स्कूल में मस्ती करके घर आ जाते थे, फिर अगेन फिर से स्कूल चले जाते थे. कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं. ठीक है, और एडल्टहुड उससे एकदम ऑपोजिट है. क्या हमें बचपन में पता था कि एडल्टहुड ऐसा है?
वी डिडंट नो, हम चाहते थे बड़े हो जाएं, बड़े होकर हम चाहते हैं कि हम उन केयर फ्री डेज पे वापस चले जाएं। तो यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली थॉमस ग्रे ने अपनी पोइट्रीज में बताया है। ठीक है, ठीक है, देख के डरना नहीं है। जो लाइंस लिखी हुई है हम बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से इनको पढ़ेंगे, सो दैट आपको उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, this is not the whole poetry but these are initially, this is the starting, these are the passages जैसे ये जाते हैं, but due to it's a very big poetry I cannot teach the whole poetry, but I have taken out some very important lines, some very important quotations जो आपको पता होनी चाहिए, and you will understand how a romantic poetry was being written. ये distant spires, ये antique towers, that crown, that watery glade. See, basically towers, crown, all it is talking about the college building. ठीक है, यहाँ पर outer appearance of the college he is talking about. Where grateful science still adores, where it is still many people are learning science, some people are learning something else, their subjects being taught. हर हेनरीज होली शेड, मतलब हर हेनरी, मतलब हेनरी, विच हेनरी मेड इट, हेनरी सिक्स ने ये कॉलेज बनाया था। तो कॉलेज के पेरेंट्स के बारे में बात करता है, फिर कॉलेज में बच्चे पढ़ क्या रहे हैं उसके बारे में बात करता है, एंड देन हर हेनरीज होली शेड, हेनरी सिक्स की शेड की छाया, छत्र छाया की वजह से ये कॉलेज बना था, एंड आई स्टडीड इन दैट कॉलेज. So he is talking about the college, then he'll go on the childhood कि बच्चे कितने carefree होते हैं, that is how he will move forward. And ये that from the stately brow of Windsor Heights, so basically he is talking about Windsor Castle here, जहाँ पर king रहते हैं, Windsor Castle, expands below of grove, lawn, mead survey. तो basically अगर हम वापस जाएं, आप देखो लॉन्स, यहाँ पे देख रहे हो आप ये लॉन्स, कॉलेज के बाहर कितने लॉन्स हैं, कितने ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, आगे पीछे भी आप देखोगे देयर आर ट्रीज एंड एवरीथिंग सराउंडेड. So there he is talking about all these beauty of nature surrounding the college. Flowers among wonders, the theory Thames, and then Thames means there is Thames river which is flowing very near. लंदन में थेम्स रिवर है, तो देन ही इज टॉकिंग अबाउट थेम्स रिवर. तो अभी वो आउटर अपेयरेंस ऑफ द कैसल की बात कर रहा है, हाउ द कैसल लुक, कैसे टावर्स थे उसके अंदर, फिर कैसे लॉन्स, मीडोज आसपास हैं, फ्लावर्स हैं, एंड देन देयर इज थेम्स रिवर विच इज फ्लोइंग. तो इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस पैराग्राफ. ठीक है, आ हैप्पी हिल्स, आ प्लीजिंग शेड, फील्स बिलवड इन वेन, where once my careless childhood strained a stranger yet to pain. Very important lines. वो कहता है इन्हीं गलियों में, हमारे हिंदी सॉन्ग्स भी बनते हैं ना, तेरी गलियां, सो इन्हीं गलियों में his careless childhood बीता है. He has spent his careless childhood in these गलियां, a stranger yet to pain. चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है, चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है. चाइल्डहुड कैसा होता है? इट इज स्ट्रेंजर टू पेन. हमें पेन पता ही नहीं होता है, हमें हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, पेरेंट गुस्सा कर देते हैं 2 मिनट के लिए, हमें लगता है कि बचपन में कि यही सबसे बड़ा पेन है, बट एक्चुअली में वो कुछ नहीं होता है विद व्हाट इज स्टोर्ड इन एडल्टहुड फॉर अस, राइट? ठीक है, तो अ स्ट्रेंजर येट टू पेन, बचपन में हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है. देयर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट गेट जॉब, दे आर जॉबलेस even after studying and working hard for so long. So there are so many problems, so many grave problems in life which a child doesn't know. So a child is the stranger to pain. ठीक है, stranger to pain yet. Okay. I feel the gales that from ye below a momentary bliss bestow, as waving fresh their gladsome wing, my weary soul they seem to soothe, to breathe a second spring. So basically, he has spent a lot of seasons in that whole college, and he is remembering all of them. ठीक है, इसमें these lines are very important, हमें पता होनी चाहिए. कोई पैराग्राफ दे देती है कहाँ से आया है. तो नाउ इफ यू हैव सीन द फ्लो, यू हैव सीन हाउ ही इज राइटिंग,
अगर आप इसी टाइप से आपको कैसल के बारे में, उसकी मीडो के बारे में कोई बात हो रही है, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज द एटॉन कॉलेज जो हमारा थॉमस ग्रे ने लिखा है. Say, Father Thames, for thou hast seen full many a sprightly race. So he is talking to Thames River again, that you have seen so many people coming near you. सदियों से पीढ़ियां पीढ़ियां वो थेम्स रिवर के पास जाकर बैठते हैं. सो थेम्स रिवर हैज सीन एवरीथिंग. We're spotting on thy margin green the paths of pleasure trace. So Thames River has witnessed ये जो path of pleasure था कॉलेज का, चाइल्डहुड का, टू एडल्टहुड, हर एक जने को छोटे से बड़ा होते हुए थेम्स रिवर ने देखा है. Who foremost now delight to cleave with pliant arm thy glassy wave, the captive linnet which enthrall. What idle progeny succeed to chase the rolling circle speed, urge the flying ball. Basically these are all the games which we play in the childhood. बचपन में गेम्स खेलते हैं ना, ये उन्हीं गेम्स के बारे में बात कर रहा है. फ्लाइंग बॉल कौन सी हो गई हमारी? फुटबॉल या फिर कैच एम कैच. कैच कैच खेलते हैं ना, पकड़ो थ्रो करो पकड़ो. सो ही इज सेइंग दैट ऑल दीज गेम्स कितने डिलाइटफुल होते थे जो हम अपने बचपन में खेलते थे. ठीक है, so he is remembering all those childhood games played. तो अभी तक हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? सबसे पहले ही इज टॉकिंग अबाउट द आउटर अपीयरेंस ऑफ कॉलेज, उसके टावर्स कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं. उसके बाद ही रिमेंबर्स हेनरी सिक्स, that it is because of him that the college was made. Then he remembers the lawns, आसपास की जो ग्रास है, जो ग्रीनरी है. देन ही इज टॉकिंग अबाउट रिवर थेम्स. ठीक है, जो ब्यूटी, अगेन नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है. फिर नेक्स्ट व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? किस बारे में बात कर रहा है वो? फिर वो बात कर रहा है कि चाइल्डहुड जो है हमारा, वो कितना केयर फ्री है, उसे जो फ्यूचर पेन है उसके बारे में पता ही नहीं है. फ्यूचर पेन अननोन है उसके लिए. ठीक है, अभी तक हमने पोइट्री में ये पढ़ा. उसके बाद अगेन ही कम्स टू थेम्स रिवर, कि थेम्स रिवर ने तो कितनी चीज़ें देखी हैं, हम उसके आसपास खेलते थे. देन ही इज टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड games they used to play. So that is the flow how you are supposed to read this poetry. हमें पता होना चाहिए कि किस किस फ्लो में क्या क्या कैसे कैसे आया है. ठीक है. While some on earnest business bent their murmuring labors ply against graver hours that bring constraint, to sweeten liberty some bold adventures disdain the limits of their little reign. Unknown reigns their decrease, still as they run, they look behind, they hear a voice in every, they snatch a fearful joy. So basically again he is remembering all those childhood times जो चल रहा है, उसमें क्या क्या हुआ है. He is talking about the adventures, he is talking about the king's reign, he is talking about all those things. Unknown regions there, basically is talking about कि कैसे जो पार्लियामेंट्री चीज़ें चल रही हैं वो हेनरी सिक्स्थ के साथ क्या क्या चल रहा है, वो कहीं कॉन्कर कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है. सो इज टॉकिंग इन जनरल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एज अ होल. ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड. सी दिस इज नॉट द होल पोइट्री. हम सब कुछ साथ में नहीं पढ़ सकते, मैं एक एक लाइन नहीं बता सकती हूँ, बट वी आर कैचिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लिम्स ऑफ इट. इनिशियली स्टार्ट हमने सारा साथ में लेके करा है, so that you know what's the flow. Now these are some important lines of the whole poetry being used here. ठीक है. To each his sufferings all are men condemned alike to groan, the tender for another's pain, the unfeeling for his own. बचपन क्या होता है, हमें दूसरों का पेन भी लगता है हमारा ही पेन है, अपनी फीलिंग्स अपना पेन नहीं पता है, बट अनदर दूसरे का पेन हमें बड़ा, कि वो सैड है, हमें बड़ा दुख होता है कि वी हैव सीन अ सैड चाइल्ड, or maybe we have seen a poor child on the road and we feel so much bad about it. So unknown about the own feelings. Childhood में हमें अपनी feelings इतनी clearly नहीं पता होती हैं. Okay? Yet why should they know their fate, since sorrow never comes too late? अब now who is they here?
दे कौन है यहाँ पर? वाई शुड दे नो देयर फेट? देयर इज चाइल्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट चाइल्ड और बेसिकली चिल्ड्रन इन जनरल, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वाई शुड दे नो देयर फेट, उन्हें क्यों ये बताएं हम कि आगे उनके लिए क्या स्टोर्ड है, ठीक है, हम उनका चाइल्डहुड क्यों खराब करें? Why should they know their fate? Here, these children, all the children he is talking about them. Since sorrow never comes too late. सौरो कभी ना कभी आ ही जाएगा और उनको अपने आप पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल में लाइफ क्या है. एंड हैप्पीनेस स्विफ्टली फ्लाइज, और हैप्पीनेस आराम से उड़ जाएगी और सौरो बहुत जल्दी आ जाएगा. कहते हैं ना, जितना हंसते हो उतना रोते हो. तो इट इज सिमिलर थिंग व्हिच ही इज सेइंग कि सौरो विल कम नॉट टू लेट, हैप्पीनेस टू स्विफ्टली flies. ठीक है. Thought would destroy their paradise. Now it will destroy their paradise. जो childhood में हमारा एक बचपन, एक dreamy castle होता है, it is destroyed. No more where ignorance, this is a very very important, no more where ignorance is bliss, it is folly to be wise. ठीक है. सो इसका क्या मतलब है? वो कहता है चाइल्डहुड जो है हमारा, चाइल्डहुड इज अ लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता है कि आगे हमारे लिए क्या फ्यूचर में स्टोर्ड है. तो दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए कि हमें नहीं पता है. दैट इज वेरी गुड फॉर अस. इट इज फॉली टू बी वाइज, वाइज होना अपने आप में एक गुनाह है, क्योंकि जब आप वाइज हो जाते हो दैट मीन्स आप एडल्टहुड में आ गए हो, और जब आप एडल्टहुड में आ गए हो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं. तो इट इज फॉली टू बी वाइज, गुनाह है वाइज बनना, एडल्टहुड में आना, बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस. हमारा बचपन एक ब्लिस है, एक ब्लेसिंग है, जहाँ पर हमें आधी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं. ठीक है. जब भी होता है ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है, पेरेंट्स बच्चों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं कि थोड़ी देर में आना. इट इज़ दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस. ठीक है. जब एक्चुअली में तुम एडल्टहुड में आओगे, वो प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करनी होगी, देन इट विल बी अ फॉली टू बी वाइज. तो मुझे लगेगा बचपन में ही ठीक था. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट दैट पोइट्री. इग्नोरेंस इज ब्लिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे पोइट्री की वही दो लाइन्स हैं. एंड प्लस वट एवर वी रेड, प्लीज रिवाइज इट. एक दो बारी करोगे, ये वीडियो देखोगे, you will be able to remember it and recall it later on also. Elegy written in a country churchyard, 1751 में ये लिखी गई थी. ठीक है. बेसिकली अब थॉमस ग्रे जो है ना, ही वॉज अ पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज आई थी. ठीक है. whoever was close to him वो मर जाता था. तो बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से देखें, they were 12 brothers and sisters, बट ओनली थॉमस ग्रे वॉज अ पर्सन जो कि एक्चुअल में एडल्टहुड में बड़ा हुआ. बाकी एवरीबडी, ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सपायर्ड इन देयर चाइल्डहुड ओनली. ठीक है. तो दैट गेव अ वेरी बिग शॉक टू ग्रेज लाइफ. उसके बाद हिज फ्रेंड, को राइटर्स, देन बहुत सारे कुछ कुछ इंसिडेंसेस हो रहे थे, दैट हिज थॉट प्रोसेस एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस. एंड यू कैन सी इन हिज वर्क ऑल्सो कि उसके साथ एक प्रॉब्लम थी. इट अफेक्टेड हिज थॉट प्रोसेस अ लॉट. तो अगेन रिचर्ड वेस जो है, ही वॉज अ को पोएट. ही डाइड इन 1742, जिससे और ज़्यादा इसको एक झटका लगा. ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस वर्क इज स्टैंजास रोट इन कंट्री चर्चयार्ड. ये इसका ओरिजिनल टाइटल है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का. इट्स अ रिमेम्बरेंस पोएम. रिमेम्बरेंस पोएम क्या होती है? याद में, हम किसी की डेथ में किसी को याद करते हुए वो पोएट्री लिख रहे हैं. बट वी आर नॉट मोर्निंग द डेथ. हम मोर्न नहीं कर रहे हैं, हम रो नहीं रहे हैं, हम रिमेंबर कर रहे हैं उन्हें, अच्छी मेमोरीज उनकी याद कर रहे हैं. वी आर नॉट मोर्निंग, हम रो नहीं रहे हैं. ठीक है. वो गाना है ना, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, हम वो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. वी आर रिमेंबरिंग इन गुड वे. पैस्टोरल सेटिंग है. अगेन रोमांटिक्स की हमेशा पैस्टोरल सेटिंग्स होंगी आपकी, बट नो पैस्टोरल कैरेक्टर. कोई पैस्टोरल कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज वी आर रिमेंबरिंग एक्चुअल पर्सन. ठीक है. एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. चर्चयार्ड बेसिकली हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द ग्रेवयार्ड्स. ठीक है. ओके.
The curfew tolls the knell of parting day. Day is parting, curfew tolls मतलब सनसेट हो रहा है, ठीक है. The lowing herd went slowly over the lea. The plowman homeward plods his weary way. So जो plowman है, जो farmer है, पूरे दिन जिसने काम किया है, वो homeward जा रहा है, थक के वो घर जा रहा है. बट यहाँ पर प्लाउमैन को थकाने की बजाय उसने बोला है वियरी वे. वियरी वे मतलब टायर्ड वे, रास्ता थक गया है, ठीक है. इसने यहाँ पर okay, so that is a question. Please answer in the comment box that weary way में कौन सा आपका वो यूज हुआ है, कौन सा टेक्निक यूज हुई है आपकी, ठीक है. This was a question. This was a previous year question. So please answer in the next video. I'll be giving the answer of this as well. Here he is not saying the plowman was tired. He is saying the way was tired. Okay. And leaves the world darkness and to me. So sun is setting and then the sun set करके अपने घर चला गया, ठीक है. When sun went to his house कौन आ गया? चंदा मामा आ गए, ठीक है. So moon came. So when moon came, so world को darkness में छोड़कर he went home. Who went home? Sun went home. ठीक है. Now fades the glimmering landscape. अब जो हमें बड़े शाइनी शाइनी, जो जब धूप होती है तो बड़े बड़े माउंटेन्स दिखते हैं, वो सब फेड हो गए ऑन द साइड. अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है. एंड ऑल द एयर अ सोलमन स्टिलनेस होल्ड्स. शांत हो जाता है. अगर हम रात का एनवायरनमेंट देखें, बहुत क्वाइटनेस होती है. हमें बस इंसेक्ट्स की और आउल्स की आवाज़ आती है और हमें कोई आवाज़ नहीं आती है, ठीक है. अगर हम विलेज लाइफ या कंट्री लाइफ में, नॉट इन सिटी लाइफ जहाँ पर हॉर्न्स, गाड़ियाँ सब सुनाई देता रहेगा 24/7. बट यहाँ पर इट इज स्टिलनेस, इट इज काम. सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट. तो अगेन आई एम टेलिंग, रात में आवाज़ें आती हैं इंसेक्ट्स की. सो वन ऑफ देम इज बीटल. द ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स. टिंकलिंग्स मतलब हमारे कौन से इंसेक्ट होता है? जुगनू, जो टिंकल करता है. सो इज टॉकिंग अबाउट दोज टिंकलिंग्स कि वो टिंकल कर रहे हैं. सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मैंटल्ड टावर. द मोपिंग आउल डज द मून कंप्लेन. अगेन आउल इज देयर. आउल भी हूटिंग कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है वो भी. ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर molest her ancient solitary reign. So basically, the whole paragraph is talking about how sun is setting. Sun set हो रहा है और जब sun set हो रहा है तो darkness आ रही है. Similarly, हमारी लाइफ भी तो ऐसे है ना, ठीक है. हम when we are a baby, we are like a bright shining sun. धीरे 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 वी डिक्लाइन, हमारी हेल्थ डिक्लाइन करती है. जैसे 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 हम बड़े होते रहते हैं, रिंकल्स आने लग जाती हैं, फिर धीरे धीरे and in the end we die. So that darkness is the night and our born is the sun rising up. So again he is relating all these lines to our life cycle, ठीक है. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. So now he is remembering पुराने जो हमारे एंशियंट पीपल थे, जो हमारे ग्रैंडफादर्स थे और उनके टाइम के जो लोग थे. लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल. वो हमारे लिए कितने यूजफुल थे, वो उन्होंने कितनी हार्ड वर्क करा है, ठीक है. दे वर्क सो हार्ड. चाहे फील्ड में करा हो, चाहे एग्रीकल्चर में किया करा हो, चाहे वो फेमस ना हुए हो, बट स्टिल दे वर्कड हार्ड, ठीक है. तो हम उनकी उस डेथ में उनको अच्छे वे में याद करें. ये ना सोचें कि वो उन्होंने करा क्या था. दे डिड नॉट डू एनीथिंग, वी आर द वंस हु आर डूइंग एवरीथिंग. नो, हम उन्हें ऐसे याद नहीं करेंगे. वी विल रिमेंबर हाउ यूजफुल दे वर फॉर अस. उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करे, क्या क्या हमारी हमारी डेस्टिनी उन्होंने अच्छी करी, ठीक है. द बोस्ट heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable earth. The paths of glory lead but to the grave. वो कहता है कि no matter हम कितने भी फेमस हो जाएं,
It's a very important line. No matter how famous we become, we will end up going in the grave only. So let not ambition mock their useful toil. हमारे जो आज की thought process है, आज की ambitions है, हम उसको ऐसे ना समझे कि हम अपने पुराने ancestors को याद करने में अच्छी तरीके से याद ना करें. We should remember them as some people who have who were great people. They were very hard worker. And anyways, जितने भी famous बन जाओ, path of glory lead but to the grave. ठीक है, एंड में सबने मरना है. ठीक है. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bare. Full many a flower is born to blush unseen, the waste its sweetness on the desert air. Basically, he is saying that हमारे ancestors भी हो सकता है एक gem की तरह हो. वो इतने ज़्यादा, अब जैसे डायमंड को हमें अच्छे से तराशना पड़ता है तभी एक प्रॉपर डायमंड निकल कर आता है. ठीक है, रॉ डायमंड कोई नहीं खरीदता है, उसको अच्छे से वो पॉलिश या जो भी उसके ऊपर काम होता है वो होता है, उसके बाद ही डायमंड भी डायमंड बनता है. उससे पहले डायमंड भी एक जेम ही होता है जिसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है. तो बेसिकली ही इज सेइंग दैट हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो ग्रैंडफादर्स है, ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो हैं, क्या पता वो भी दे वर बॉर्न टू ब्लश, वो भी एक जेम हो, वो भी डायमंड बनने के लिए पैदा हुए हो, बट दे डिड नॉट नो द वेज टू अचीव इट. Some village Hampden that with dauntless breast, the little tyrant of his fields withstood. Some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his own country's blood. तो बेसिकली वो कहता है कि क्या हमारे ग्रैंडफादर्स में से क्या पता कोई मिल्टन की तरह लिखता, पर मौका नहीं मिल पाया. क्या पता कोई क्रॉमवेल की तरह फाइट करता, एक अच्छा वो बनता. क्रॉमवेल वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ड्यूरिंग हिज टाइम. तो ही सेज कि कितने मिल्टन्स हो सकते थे, कितने क्रॉमवेल्स और हो सकते थे जिनको मौका नहीं मिला और वो आगे नहीं आ पाए. इवन आप जब ये आप यू वॉच दी सीरियल्स लाइक इंडियन आइडल, मास्टर शेफ, आप ये सारे इस तरह की चीज़ें देखते हो where actually hidden talents are coming out, then you realize that the country is full of hidden talents. छोटी छोटी जगहों पे भी there are so many people like मास्टर शेफ में लास्ट टाइम एक there was a girl who came from a very small village of Nagaland, but she came to the finals. वो सारी की सारी recipes, Michelin star वाली भी recipes she made. She was aware of all those ingredients. So it is very nice to see that there are hidden talents all over India. तो ऐसे ही इज टॉकिंग अबाउट दोज हिडन टैलेंट. अब मौका मिल जाता है लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का. इफ़ यू रियली हैव टैलेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कमिंग अप टू इम्प्रूव दैट. बट हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स एंसेस्टर्स के पास वो मौका नहीं था. क्या पता वो भी मिल्टन बनते, क्या पता वो भी क्रॉमवेल बनते. फार फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड एक नोबल स्ट्राइफ. दूर दूर मैडनिंग क्राउड से. अब ये जो ये लाइन है ना, ये हमारी किसने यूज करी थी? किसने यूज करी थी ये लाइन? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड दीज टू क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स. ये किसी का टाइटल है, किसी ने ये वर्क लिखा है जिसकी बुक का ये टाइटल है. ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन. रिसर्च करो, सब कुछ क्लास में पढ़ने पे याद नहीं करोगे. लेट्स स्टार्ट गिविंग यू सम क्वेश्चन बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग वेरी नियर. ठीक है, तो फार फार फ्रॉम मैडनिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, देयर सोबर विशेस नेवर लर्न्ड टू स्ट्रे. देयर सोबर विशेस मतलब उनकी विशेस ही नहीं थी कि हम मिल्टन बने या हम कुछ ओवर एम्बिशियस चीज सोचे. अलॉन्ग द कूल सिक्वेस्टर वेल ऑफ लाइफ दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ द वे. चुपचाप बिना शोर मचाए, बिना लाइमलाइट में आए, दे लेट देयर लाइफ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वाई? बिकॉज एक बारी में इतनी सारी पोइट्रीज पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है. लेट्स गो स्लोली, वील रिवाइज सम पोइट्रीज. मैं आपको वर्ड्सवर्थ की भी कुछ पोइट्रीज पढ़ाऊंगी बिकॉज दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं. आपको ये पढ़नी खुद से पड़ेंगी. So that's why we are here to help you to read all these and understand.
so that once you receive a question about them in the exam, आपके दिमाग में क्लियर हो कि ये तो ग्रे ने लिखी है, ये ग्रे की ये वाली पोइट्री है या ये ग्रे की अदर पोइट्री है. So please have a nice day. Do answer these questions in the comment box. And if you want some topics which we should cover, please ask us. We'll make videos on that. Have a nice day. This is Pallavi from Avyan IS Academy. Thank you.